कि जब फंडामेंटल राइट्स हम लोग देख लिए, डीपीएसपी देख लिए, नीति निर्देशक सिद्धांत देख लिए, तो उसमें देखें कि राज्य स्टेट यानी क्या क्या नीति का निर्माण करेगा जो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम लोग का भी तो कोई ड्यूटीज बनता है, कोई कर्तव्य बनता है कि देश के प्रति ये सब चीज़ों को लेके चले। क्योंकि जब फंडामेंटल राइट्स बने, नीति निर्देशक सिद्धांत बने, तो उस समय जो संविधान निर्माता था वो लोग को नहीं लगा था कि ड्यूटीज याद कराना जरूरी है। अब वहां पे क्या है, ड्यूटीज में यही सब चीजें लिखी गई हैं कि राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, स्वतंत्रता आंदोलन का जो नारा है वो लोग का सम्मान करना है, आंदोलनकारियों का सम्मान करना है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, साफ सुथरा रहना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। उन लोग को लगा कि जब हम लोग इतना मेहनत से स्वतंत्र कराने में इतना मेहनत किए हैं, देश को आज़ाद कराने में इतना मेहनत किए हैं, तो बाद में जो भी चीज़ें होंगी हमारे देश के लिए उसको ये लोग एकदम दिल से सजोएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी कितना सारा देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे, ये नारा नहीं बोलेंगे। तब जाके इसमें संविधान में संशोधन किया गया और बोला गया कि मौलिक ड्यूटीज एक अलग से भाग डालेंगे जिसमें क्या क्या कर्तव्य होगा हम लोगों को उसको देखना है। तो इसी को मौलिक कर्तव्य बोलते हैं कि मौलिक हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बनता है अपने देश के प्रति। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह की सिफारिश में, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश में वर्मा समिति द्वारा लागू किया गया। ठीक है, ये पहले नहीं था। बाद में संविधान संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 51 का लगाया गया और मौलिक कर्तव्य डाला गया। और किसके सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्मा समिति द्वारा लगाया गया। फैक्ट है ये सब चीज। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है रूस के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? रूस के संविधान से। हालांकि सबसे पहले मौलिक कर्तव्य अपनाने वाला देश जापान था, लेकिन हम लोग किससे प्रभावित होकर लिए हैं? रूस के संविधान से। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तो उस समय जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे मात्र 10 ड्यूटीज जोड़ा गया था। लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 बना के एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया और अभी वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है? 11 हिंदू माइथोलॉजी के लिए भी बहुत पवित्र है, तो ऐसे भी याद रखिए अभी वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है? 11। और मौलिक कर्तव्य क्या होता है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारा ड्यूटीज है देश के प्रति कि क्या क्या करना है। और ये पहले इसलिए नहीं डाला गया था, सोचा होगा यह जो संविधान निर्माता लोग हैं वो लोग सोचा ही होगा कि ये सब मामूली चीज ये लोग तो खुद ही याद रखेगा और इसका सम्मान करेगा, लेकिन हम लोग तो जानते ही हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है कि नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके दायित्वों का भी ज्ञान कराना। ठीक है, उनके अधिकारों के साथ साथ, जैसे मौलिक अधिकार में अधिकार देखे तो उनके अधिकारों के साथ साथ उनका जो दायित्व है उसका भी ज्ञान कराना। ये कर्तव्य हर भारतीय नागरिक के लिए है ताकि वे देश और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ सके। जैसे हमारा क्या कर्तव्य है वही सब चीजें यहाँ लिखी गई हैं। बहुत ज्यादा याद करने वाला चीज नहीं था इसमें। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या हुआ कि ये कहाँ है? भाग 4 क में है, यानी इसको 4A लिखिए या 4 क में लिखिए। और इसमें एक ही आर्टिकल है 51 क और इसमें टोटल 11 कर्तव्य जोड़े गए हैं। पहले 10 थे, बाद में एक और जोड़ के 11 कर दिया गया। और इसको कहा किससे जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और किसकी सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और लागू कौन सा समिति के द्वारा किया गया?
वर्मा समिति, लागू वर्मा समिति द्वारा। तो बस इतने सारे फैक्ट्स हैं। अब हम लोग को देख लेना है कि 11 जो मौलिक कर्तव्य है कौन कौन है और क्या क्या कहते हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करना है। ये बोलने वाला बात है, संविधान का पालन करना ही है। इसके आदर्शों और संस्थानों, यानी कि जितने भी संस्थान है जो संवैधानिक संस्थान है या फिर हमारे देश के संविधान से प्रेरित है, संवैधानिक उत्तर है, उनका सम्मान करना है। राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करना है। यह हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। पहला मौलिक कर्तव्य में क्या है, संविधान का पालन करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी के तहत समझ लीजिए उसके आदर्श को, उसके संस्थानों को, इसके संस्थान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी विधायिका है, कार्यपालिका है, सबका, साथ ही राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। अब ये जितने भी मौलिक कर्तव्य है ना, ये कर्तव्य है, ये दंडनीय नहीं है। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो इस दंडनीय नहीं है, आपको फोर्सली लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि भाई अगर इसको दंडनीय नहीं रखेंगे तो सबको बेइज्जती करेगा। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, लेकिन अगर राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करेंगे तो फोर्सली इसको लागू कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान के चलिए कहीं कोई अमेरिका का आदमी आ गया, अमेरिका का राजदूत आ गया, अमेरिका का राष्ट्रपति आ गया, यहाँ देखेगा कि यहाँ का धंधा का तो वैल्यू नहीं है, यहाँ का राष्ट्रगान का वैल्यू नहीं है, तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। तो कुछ कुछ चीजें जो मौलिक कर्तव्य में है, जैसे कि 1, 7, 9, 11, तो इसमें जो पहला वाला है इसको दंडनीय बना दिया गया। अगर आप राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करते हैं, राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करते हैं, तो जो झंडा अधिनियम है उसके तहत इसको दंडनीय बना दिया गया, फोर्सली लागू किया जाएगा, आप पे कानूनी कार्रवाई चलेगी। जैसे कि जो झंडा है हम लोगों का, उसका जो माप है 3:2 रेशियो में होना चाहिए। जब इसको फहराएं, सूर्योदय में फहराएं तो सूर्यास्त से पहले उतार देना है। इसको अच्छे से मोड़ के रखना है, इसको जलाना नहीं है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया में जलाने हुए अगर किसी का वीडियो या फोटो आ गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। इसको अच्छे से, अगर खराब हो गया, फट गया, तो अच्छे से नदी में विसर्जित करना। ये सब प्रावधान है। इसी के तहत एक और क्या था, राष्ट्रगान। अब बराबर सुनते होंगे कि राष्ट्रगीत हम नहीं गाएंगे, वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, राष्ट्रगान हम नहीं गाएंगे। तो इस पे जब केस चला गया, एक केरला ईसाई का इमामुल केस था शायद, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक जजमेंट दे कि भले आप राष्ट्रगान नहीं गाइए या फिर राष्ट्रगान गाने की स्थिति में नहीं है, जैसे कि राष्ट्रगान गाते समय आप एकदम ऐसे मुद्रा में खड़े हो जाते हैं ना, एक डिसिप्लिन में खड़े हो जाते हैं, तो अगर आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर सकते हैं या फिर गा नहीं सकते हैं तो आप पे दंडनीय अपराध चलेगा। आप अगर डिसेबल भी हैं, जैसे कि मान के चलिए आपका पैर टूटल है, व्हील चेयर में है, तो करना क्या है, आपको सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाना, ऐसे हाथ उठा देना। ये सब प्रावधान कर दिया गया और दंडनीय बना दिया गया। ठीक है, तो पहला क्या था, संविधान का पालन करना है, उसके आदर्श को, उसके संस्थानों को, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है, ये पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को बनाए रखना और उसका सम्मान करना। जो भी नारा वगैरह दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, इन सब आदर्शों को एकदम अपने दिल से सजोए रखना है हम लोगों को, इसका आदर करना है और इसके आदर्शों को बना के चलना है, ऐसा इसका मौलिक कर्तव्य 2 में है। ठीक है, इसको ट्रिक्स में हम ऐसे याद रखते हैं कि संविधान का पालन तो सबसे पहला होना ही चाहिए, और दूसरा का नारा 2 ट्रिक्स हो जाता है कि नारा 2 तो आप समझ लीजिए उच्च आदर्श को बनाए रखना है और उनका सम्मान करना है, तो नारा से संबंधित है। तीसरा क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। तीसरा क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसको बनाए रखना। मतलब कि देश की खंडित करने वाला काम नहीं करना है, उसको संप्रभु बनाना है, एकता के साथ रहना है और अखंडता की रक्षा करना है उसकी।
तो ये कौन सा था? मौलिक कर्तव्य तीसरा था। संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करता है, ये मौलिक कर्तव्य 3 में। इसी तरह चौथा क्या है? देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पे राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहना। अब अगर जरूरी हो गया देश की रक्षा करना तो ये एकदम मौलिक कर्तव्य होना ही चाहिए। मान के चलिए कि देश में युद्ध चल रहा है और सेना की संख्या घट गई और जरूरी है उस समय हम लोगों को सेना के रूप में काम करना, तो जाना पड़ेगा आपको। यही आपका कर्तव्य है, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहना। जैसे कि अगर मान के चलिए कोरोना जैसी कंडीशंस आ गई या फिर किसी स्टेट में बाढ़ जैसा कंडीशन आ गया, तो तुरंत में आप सुनते होंगे पीएम केयर फंड तैयार हुआ जिसमें सबको अपना पैसा दान दे रहा है। तो ये सब चीजें आप सुने ही होंगे न्यूज में। फिर जब युद्ध की स्थिति हुई और युद्ध में सैनिक संख्या कम हो गया और जरूरत है हम लोगों को, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को जाना पड़ेगा। यही चीज कह रहा है कि देश की रक्षा और आवश्यकता पड़ने पे राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहना है हम लोगों को। ये चौथा वाला है। पांचवा क्या है? भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक समरसता और सम्मान, भाईचारा को बढ़ावा देना है तथा महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार का त्याग करना है। यहां क्या बात बोल रहा है कि भाईचारे को बढ़ावा देना। आप जैसे देखते होंगे कि एक मुट्ठी बंद करते तो भाईचारे वाले 5 अंगुलियों का ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए तो लगेगा कि हाँ भाईचारा वाला एक मुट्ठी बंद हो गया, मजबूत हो गया। तो ऐसे याद रखते हैं हम 5वां वाला। तो भाईचारे को बढ़ावा देना है, सबके साथ भ्रातृत्व व्यवहार रखना है, चाहे वो जाति के आधार पे, लिंग या सबके आधार पे भाईचारा बना के रखना है तो बना के रखना है। और इसमें महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार का त्याग करना है। आप सुनते होंगे कि 3 तलाक हट गया, तो 3 तलाक जैसा कानूनी व्यवस्था को हटाना बहुत जरूरी था क्योंकि इससे महिलाओं को अपमान होता था। दूसरा क्या था? सबरीमाला मंदिर के बारे में आप लोग सुने होंगे कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। फिर से बहुत से मंदिर से आप सुनते होंगे कि वहां पर महिलाओं को जाना प्रतिबंधित किया गया है। तो ये सब चीजों को हटाना है, इसलिए यहाँ पे मौलिक कर्तव्य में ये सब चीजें डाली गई हैं। मौलिक कर्तव्य 5 में कि भाईचारे के साथ रहना है और अपमानजनक व्यवहार जो महिलाओं के साथ करते हैं उसको त्याग देना। ठीक है, तो ये 5 मौलिक कर्तव्य हो गए। याद रखना मौलिक कर्तव्य में एक ही आर्टिकल है 51 का, उसी में 1 2 3 4 5 6 करके 11 कर्तव्य है। तो पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरा, चौथा, 5वां हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। छठा क्या है? भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के मूल्यवान पहलुओं का संरक्षण और संवर्धन करना। मतलब जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है हम लोगों का, उसका संरक्षण करना। हम इसको ऐसे याद रखते हैं, 6 क्या है? 6 से छठ, और छठ जैसा सांस्कृतिक विरासत का हम लोगों को सम्मान करना। ठीक है। 7वां क्या है? 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें वन, झील, नदियां और वन्य जीव शामिल है। जितना भी हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, जितना भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसका रक्षा करना है, चाहे वो वन हो, झील, नदी और वन्य जीव शामिल है। और सभी जीवों के प्रति करुणा रखना, दया की भावना रखना। ये कौन सा है? मौलिक कर्तव्य 7 में जोड़ा गया। जैसे कि इसी से बना एक एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें जो लिस्ट 1 में एक बराबर आप देखते होंगे झारखंड में एक सांप मिलता है जिसको बोलते हैं रॉक पाइथन। रॉक पाइथन पहाड़ चित्ती सांप, मोटा सा, बड़ा सा, अजगर भी बोलते हैं उसको। वो क्या है? शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। शेड्यूल 1 में लिस्टेड है और शेड्यूल 1 में लिस्टेड जो भी स्नैक आते हैं या फिर जितने भी रेप्टाइल्स है और जो भी जीव जंतु हो, उनको छूना भी प्रतिबंधित है, उस पर गैर कानूनी कार्रवाई चलती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो मौलिक कर्तव्य में 7वां
जो प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है उसमें अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं उस कर्तव्य का, वो भी दंडनीय है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए तो आप बराबर देखते होंगे बहुत से जगहों पे बंदर को खाना खिला रहे, खाना खिलाना भी बैन है। अगर कोई उस समय फॉरेस्ट ऑफिसर आपको देख लिया, वो चाहेगा तो आपको जेल भेज देगा। ये सब चीज इनलीगल होता है। ये सब चीज जानना चाहिए। जो भी स्नेक्स हैं जो शेड्यूल 1 में है, चाहे मोर वगैरह है हमारे जो राष्ट्र पक्षी, आप उसको मार नहीं सकते हैं। हालांकि मोर पक्षी के बारे में बहुत ज्यादा भ्रांति फैला हुआ है, सांप के बारे में बहुत सारा भ्रांति फैला हुआ है कि मोर का जो पंख है उसको रखने से समृद्धि आती है, जबकि उसका मोर का पंख निकालने के लिए उसको नोच नोच के पंख निकालता है, बड़ा होता है फिर निकालता है, फिर बड़ा होता है फिर निकालता है, बेचता है। इसलिए इस सब चीज को नहीं मानना है। फिर सांप के बारे में क्या भ्रांति है कि सांप काट दिया तो हाथ पूरा बांध देंगे, अब उसके चक्कर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ तो लकवा हो सकता है, उस जगह पे सूजन आ गया तो उसको काटना पड़ सकता है। जब भी आपको स्नेक बाइट हुआ, कुछ नहीं करना है, आराम से सीधे चले जाइए हॉस्पिटल। लेकिन करता क्या है आदमी कि झाड़ फूक के चक्कर में रहता है। ऐसा ऐसा पहले हम लोगों का टीवी से फिल्म भी बना है कि सांप काटा तो हीरो हीरोइन है, सो हीरोइन को काटा तो हीरो है, सो चूस के निकाल दिया झाड़ू। सब बेकार चीज है। तो ये सब चीज याद रखना है कि सातवां यानी साथ किसके साथ रहना है, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ रहना है। और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ रहना है तो मौलिक कर्तव्य साथ में है, और इसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव को हम लोगों को करुणा से रखना है, अपना आदर के साथ रखना है। इसी से संबंधित ये अगर ये प्रावधान को नहीं मानते तो दंडनीय है, ये फोर्सली आप पे लागू करेगा। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसका एक एग्जाम्पल। अब है मौलिक कर्तव्य 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जैसे क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है हमेशा। जैसे देखते होंगे अभी भी एग्रीकल्चर के सेक्टर में औद्योगिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितना प्रयास करती है। नाबार्ड स्थापित की है। नाबार्ड कौन सा? नाबार्ड (1982) में बना। नाबार्ड के जरिए केसीसी वगैरह मिलता है आपको। नाबार्ड के जरिए बहुत से इक्विपमेंट में जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह में सब्सिडी मिलता है। ठीक है, तो औद्योगिक खेती जैसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 जैसा व्यवस्था को आपको वैल्यू देना है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, ये आर्टिकल 8 में है, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना। अब इसी तरह इसी में मौलिक कर्तव्य का 9वां में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना है और हिंसा से बचना है। अब ये भी एक दंडनीय है। भले मौलिक कर्तव्य में सब दंडनीय नहीं है, फोर्सली लागू नहीं कराती है सरकार आप पे, लेकिन कुछ कुछ चीजें दंडनीय बना दिया गया है, जिसमें से हम आपको बताए थे 1, 7, 9, 11। तो 9 भी दंडनीय है। आप सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं कर सकते हैं, दंगा फसाद नहीं कर सकते। मान के चलिए कि आप आंदोलन कर रहे हैं, उग्र दंगा करवा दिए और उससे सार्वजनिक संपत्ति, बस को या फिर और भी किसी तरह की संपत्ति को आग लगा के या फिर किसी और तरीके से बर्बाद कर दिए, तो सरकार आपसे पैसा वसूलेगी। जितना भी उसका दाम है उतना पैसा वसूलेगी, देने लायक नहीं रहिएगा, बुलडोजर बाबा जैसा बुलडोजर से घर गिरा देगी। तो यही है मौलिक कर्तव्य 9वां में, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना है हम लोगों को। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बता दिए कि ये 9वां फोर्सली है। आप नहीं भी मानिएगा तो जबरदस्ती गवर्नमेंट आपको मनवाएगी। तो ये अब 10वां क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना है। सीधा सीधी बात है कि सामूहिक भलाई के बारे में सोचना है, सबकी भलाई के बारे में सोचना है 10वां में। ठीक, तो 10वां भी कंप्लीट हो गया है। अब है 11वां, लास्ट 86वां संविधान संशोधन 2002। हम आपको मौलिक अधिकार में भी पढ़ा दिए थे कि आर्टिकल किसमें? 21A में है। 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या था कि जो सरकार होगी वो क्या करेगी
कि जो भी बच्चे हैं जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, उसकी शिक्षा को सरकार देगी ही देगी, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार बना दिया गया था 66वां संविधान संशोधन 2002 में। और फिर कैसे बना दिया गया? क्योंकि ये नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल 45 में था कि शिक्षा को जरूरी करना है। तब जाके सर्व शिक्षा अभियान कब बना? 2010 में बना। तो बस वही चीज है कि माता पिता और अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो। ये भी फोर्सली है, दंडनीय है। अगर आप इसका पालन नहीं करते अभिभावक होके, पेरेंट्स होके, तो ये दंडनीय है। अब यहाँ जो 66वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां जो लास्ट वाला एजुकेशन के लिए जोड़ा गया, इसमें और मौलिक अधिकार वाला में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि वहां मौलिक अधिकार में ये कहती है कि राज्य शिक्षा के अधिकार को देगी, स्टेट शिक्षा के अधिकार को देगी, और यहाँ क्या कहता है कि अभिभावक शिक्षा का अधिकार देगा अपना बच्चा को। ठीक है, बस इतना मेजर डिफरेंस है। तो अब आप समझ गए होंगे शिक्षा 3 जगह पे है। शिक्षा से संबंधित 3 आर्टिकल है। एक है फंडामेंटल राइट्स में 21 का 2002 66वां संविधान संशोधन में। इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को एजुकेशन कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। ठीक है, इसी के तहत हम लोग डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या देखे? आर्टिकल 45 में कि शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए स्टेट काम करेगी, सरकारें काम करेगी। और अभी हम लोग फंडामेंटल राइट्स में क्या देख रहे हैं, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या देख रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज के 51 का के 11वें भाग में, यानी कि 11वें में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें यह कह दिया गया है कि अभिभावक यानी कि पेरेंट्स छह से 14 वर्ष तक के बच्चा को शिक्षित करेगी, उसको पढ़ाएगी। तो शिक्षा से संबंधित इतने सारे आर्टिकल है। फंडामेंटल राइट्स में है 21 का, जो 66वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और फिर उसके बाद डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल 45 में भी इसी बात को बोला गया है कि शिक्षा है से रिलेटेड जितना भी शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए स्टेट यानी कि राज्य काम करेगी। और फिर इसी के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज में भी 51 का 11वां में जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज, इसमें कहा गया है कि अभिभावक शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षित करेगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देख लिए हैं टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है उसको देख लिए हैं। तो इतने सारे फैक्ट्स थे, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं आएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज का भाग कब आया, कौन सा समिति के द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन और कौन सा समिति इसको लागू किया। फिर से आपसे पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 तक में कौन सा है। तो हम आपको पहला बता दिए कि संविधान का पालन करना है। दूसरा का ट्रिक्स दे ही दिए, नारा 2, यानी दूसरा में क्या करना है, उच्च आदर्शों को बनाए रखना। तीसरा में क्या है, संप्रभुता, एकता, अखंडता को बना के रखना है, आर्टिकल 3 में। चौथा में क्या है, देश की रक्षा करना, नहीं तो चौथा निकल जाएगा। देश अगर देश की रक्षा नहीं कीजिएगा
और कोई युद्ध के जरिए दूसरा कोई यहाँ पे अपना सत्ता स्थापित कर लेगा तो वैसे भी हमारा चौथा निकल जाएगा। तो ट्रिक्स के माध्यम से ऐसे याद रखिए कि चौथा में क्या है, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए जाना है। पांचवा है भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक समता और समान भाईचारे, जैसे हम मुट्ठी बांधते हैं तो भाईचारा का एक प्रतीक निकल के आता है। और इसमें क्या है कि महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार है वो नहीं करना है। एग्जाम्पल भी दे दिए थे, 3 तलाक, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश वगैरह से रिलेटेड। छठा है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जो अपना सांस्कृतिक विरासत है उसको बना के चलना है। जैसे इसका एग्जाम्पल, इसका ट्रिक दे दिए थे छठ, छ से छठ, और छठ क्या है, हमारा सांस्कृतिक विरासत है, इसको बना के चलना है। सातवां, साथ पर्यावरण के साथ चलना है, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ चलना है, और इसके लिए वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा भी करना, ये भी दंडनीय है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक एग्जाम्पल दिए 1972। आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। इसमें जैसे नाबार्ड है, औद्योगिक खेती है, ये सब चीजें हैं। नौवां में सार्वजनिक संपत्ति है, मतलब जितना भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको नवा रखना है, एकदम न्यू रखना है। इसका भी ट्रिक्स ऐसे रख सकते हैं याद कि जितना भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना है और हिंसा से बचना है, क्योंकि अगर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान आपके द्वारा होती है तो आएगा बुलडोजर बाबा। फिर है 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता, मतलब सामूहिक भलाई के लिए काम करना है। और 11 में याद रखना है एजुकेशन, अभिभावक, माता पिता या अभिभावक यह सुनिश्चित करे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो। तो एजुकेशन से रिलेटेड सब चीजें यहां देख ही लिए हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मूल कर्तव्यों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मूल कर्तव्यों में कुछ नैतिक दायित्व हैं, मोरल दायित्व है, जबकि कुछ नागरिक कर्तव्यों के रूप में वर्गीकृत हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को अपना सम्मान देना है, वो कैसा होगा, नैतिक दायित्व है, एक मोरल दायित्व है हमारा। जबकि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना एक नागरिक दायित्व है, ये फोर्सली है, तो ये एक नागरिक कर्तव्य है। और उच्च आदर्शों को सम्मान देना ये नैतिक दायित्व है हमारा। इन कर्तव्यों को मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। इसे दूसरे शब्दों में भारतीय जीवन पद्धति के मूलभूत कर्तव्यों का व्यवस्थित वर्गीकरण कहा जा सकता है। तीसरा है, जहां कुछ मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है, वही मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित है। क्योंकि जाहिर सा बात है कि राष्ट्रगान का सम्मान, ध्वज का सम्मान, जो हमारा नारा है, स्वतंत्रता संग्राम के समय दिए गए नारा है, वन्य जीव है, इन सब का संरक्षण करने का जो काम है कौन करेगा, अपना भारतीय ही करेगा, क्योंकि उसके लिए जरूरी है, उसका फंडामेंटल ड्यूटीज है। निदेशक सिद्धांतों की तरह मूल कर्तव्य भी गैर नियोजित है, यानी कि फोर्सली लागू नहीं होता है, कोई दंडनीय काम नहीं कर, अगर नहीं भी किए तो उसके प्रति दंड नहीं है। लेकिन संविधान में इनके क्रियान्वयन के लिए सीधे सीधे न्यायालय कोई भूमिका नहीं है, क्रियान्वयन के लिए सीधे न्यायालय में कोई भूमिका नहीं है। हालांकि संसद ने इनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कानून बना सकती है। और इसी से रिलेटेड 1, 7, 9, 11 फोर्सली बना दी गई है। भले ही मौलिक कर्तव्य गैर नियोजित है, फोर्सली लागू नहीं करवाता है, लेकिन 1, 7, 9, 11 इसको ABCD भी कभी कभी लिख के पूछ दिया एग्जाम में, तो आप उसको अपने से कर लीजिएगा माइंड मेकअप कि 1, 7, 9, 11 पूरी तरह से फोर्सली बना दिया गया है क्योंकि ये बहुत जरूरी था। तो कुछ विशेषताएं मौलिक कर्तव्य से संबंधित ये है, और कुछ आलोचना भी देख लीजिए कि कर्तव्यों की सूची को अपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य जैसे मतदान का, कर भुगतान का, परिवार नियोजन,
आदि शामिल नहीं है। बहुत से जो संविधान के आलोचक हैं उन्होंने यही कहा कि ये जो मौलिक कर्तव्य है, ड्यूटीज है, ये तो अपूर्ण है, क्योंकि इसमें ना मतदान देने के बारे में कोई बात है, ना टैक्स देने के बारे में कोई बात है, ना परिवार नियोजन को शामिल किया गया, तो ये काहे का मौलिक कर्तव्य। गौरतलब है कि हर भुगतान के कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सुझाया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सुझाया गया था, लेकिन अंतिम सूची शामिल नहीं किया गया था। कहने का क्या मतलब है ना, कि जो स्वर्ण सिंह समिति है वो टैक्स भुगतान को जरूरी बोला था, उसको शामिल कीजिए, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया। साथ ही स्वर्ण सिंह समिति इसको भी डाला था कि जितने भी मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है, जितने भी नियम है, इसको दंडनीय बना दीजिए, तब मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा, लेकिन उसको नहीं किया गया। सूची में कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो अस्पष्ट और बहुअर्थी हैं, अस्पष्ट है, जिसमें आम नागरिक के लिए उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे शब्दों की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है, स्पष्ट नहीं है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोला है तो किस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मान के चलिए आप बैगन सुने होंगे, बीटी बैगन, बेसुलस थ्रेंजियोसिस बैगन, इसमें क्या होता है, जैसे कि कोशिका में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में डीन में जीएनए और जीएनए में जेनेटिक कोडिंग होती है। जिस तरह से हमारे जीन्स में क्या है कि हमारा जो अगला वंशज होगा वो भी 2 हाथ, 2 आंख, बाल, 2 कान ऐसे लेके पैदा होगा। तो बीटी बैगन में क्या किया गया, बेसुलस थ्रेंजियोसिस बैगन में उसका जो जेनेटिक कोड है उसको चेंज कर दिया गया। जो बैगन है, बैगन को जब आप पहले देखते होंगे तो उसमें कीड़ा लगता था, लेकिन अभी वाला बैगन में कीड़ा नहीं लगता, कम कीड़ा लगता है, एकदम चिकना होता। तो बीटी बैगन भले बैन है, बीटी बैगन बेसुलस थ्रेंजियोसिस, उसका जेनेटिक कोडिंग में चेंज किया गया और कहा गया, ऐसा बनाया गया कि इसमें जो कीड़ा लगेगा ना वो इसको खा के उसका पेट फट जाएगा और कीड़ा मर जाएगा। तो इतना खतरनाक है बीटी बैगन, और सरकार इसको बैन कर दी है। फिर भी देखिए बाजार में हो सकता है उपलब्ध हो बहुत चिकना बैगन, तो बहुत चिकना बैगन नहीं खाना। इसी तरह बीटी कपास भी है, ठीक है। आप देखते होंगे कि पहले जो करेली आता था छोटा, अब करेली आता है कद्दू बराबर, एकदम बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा कद्दू बराबर। कैसे हो गया, उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया। कद्दू का जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है लंबा वाला, उसको खींच के यहाँ करेला में डाल दिया तो करेला लंबा लंबा हो रहा। तो इस तरह का औद्योगिक दृष्टिकोण कितना लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि अगर बैगन के बारे में ही हम आपको बोले कि बैगन सड़ा हुआ ही खाओ, जिसमें कीड़ा लगा है वही खाओ, क्योंकि वो बीटी बैगन होने का कम चांस है और उसमें फर्टिलाइजर नहीं गया होगा तब तो कीड़ा पनपा, नहीं तो ऐसा ऐसा फर्टिलाइजर है कि जो फर्टिलाइजर शॉप वाला है खुद नहीं खाता है वैसा फसल। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट नहीं किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज में, सामाजिक सांस्कृतिक को नहीं किया गया है। फिर उच्च आदर्श, किसको आप उच्च आदर्श कहते हो, इसको भी स्पष्ट नहीं किया गया। तो आलोचक इसके बारे में यही चीज कहते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है वो अस्पष्ट और बहुअर्थी है, बहुत सारा अर्थ निकल सकता है। अपनी गैर नियोजित यानी कि नॉन जुडिशेबल प्रकृति के कारण इन कर्तव्यों को केवल नैतिक आदेश के रूप में देखा गया है। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों का पालन न करने पे इसको अर्थदंड और सजा का प्रावधान सुझाया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। तो अगर पूछ दिया लक बाई चांस कि स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य को दंडनीय बोला था कि नहीं बोला था, तो याद रखना दंडनीय बनाने के लिए बोला था, लेकिन वैसा नहीं है। मात्र 4 ही हैं, 1, 7, 9, 11 जो फोर्सली लागू होते हैं, न्यायोचित है। तो ये कुछ आलोचना है। फिर इसके महत्व को देखते हैं। महत्व समझिए या इसको निष्कर्ष समझिए कि मूल कर्तव्य नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके दायित्वों का भी याद दिलाता है कि भाई तुम्हारा क्या दायित्व है सरकार के प्रति, समाज के प्रति, अपने संविधान के प्रति, उसको याद दिलाता है। ये कर्तव्य नागरिकों को यह समझने में मदद करता है
कि अपने अधिकारों का उपयोग करते समय उन्हें देश, समाज और सभी नागरिकों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को भी निभाना है। ठीक है। दूसरा क्या है, ये कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों जैसे कि राष्ट्रध्वज का अपमान करना या सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करना रोकने के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करता है। और यही रीजन है कि इसको क्या कर दिया गया, फोर्सली दंडनीय बना दिया गया है। अब इसको अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो सरकार क्या करेगी, गैर कानूनी कार्रवाई करेगी आप पे। तीसरा है मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है और ये नागरिकों में यह भावना विकसित करते हैं कि वे केवल निष्क्रिय दर्शक नहीं बल्कि राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने की सक्रिय भागीदारी रखते हैं। मतलब कि राष्ट्र को विकसित करने का आप पार्टनर हैं, आपकी भी कुछ भागीदारी है, आपका भी कोई मौलिक कर्तव्य है, कोई कर्तव्य आप निभाइए या कि नहीं। तो यही चीज कह रहा है, मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने या असफल रहने पर संसद उसमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। जैसे कि अर्थदंड में 3, 1, 7, 9, 11 तो बना ही दी दंडनीय। आप नहीं कीजिएगा तो दंडनीय अपराध है, ये कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये मूल कर्तव्य से संबंधित कुछ महत्व थे, निष्कर्ष थे, समझ लीजिए। तो मूल कर्तव्य से संबंधित सभी चीजें खत्म हो गई हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज मौलिक कर्तव्य आज कंप्लीट हो गया। सर ये मूल कर्तव्य का महत्व को एक बार और ये कर दीजिए।